हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से लेक्चर नंबर 9 और आज हम पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ी सी बात की थी गॉस लॉ के बारे में। आज हम उस गॉस लॉ को डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे हम गॉस लॉ को यूज करके डिफरेंट टाइप से डिफरेंट एप्लीकेशंस करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो मेरा नाम है अमित कुमार तिवारी, आप देख रहे हैं अपना चैनल फिजिक्स की क्लास अमित के साथ। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। गॉस लॉ और गॉस थ्योरम, ठीक है। अब देखिए, गॉस लॉ बेसिकली हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम एक फॉर्मूला E डॉट DA और EDA इस तरह से यूज कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज हम देखते हैं कि गॉस ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में क्या बताया। तो गॉस ने क्या कहा कि फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस द इलेक्ट्रिक flux passing through the surface is 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the surface। मतलब इन्होंने क्या कहा कि कोई क्लोज सरफेस हम कंसीडर करते हैं तो उस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, Q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, तो किसी सरफेस के अंदर जितना चार्ज है क्लोज सरफेस के, वो चार्ज इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q इनक्लोज्ड। ठीक है, मतलब फाई इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए ये जो सरफेस है, जैसे कंसीडर करें कोई सरफेस है, ये मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है Q1 Q2, इस तरह से चार्जेस हैं। ठीक है, हमने एक क्लोज्ड सरफेस इस तरह से बनाई। ठीक है, तो इससे जो पास होने वाला टोटल फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, Q इनक्लोज्ड एक्चुअली कितना हो गया, Q1 प्लस Q2। ठीक है ना, और ये जो सरफेस है, ठीक है, जिसमें कि चार्ज इनक्लोज्ड है, इस क्लोज सरफेस को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस बेसिकली क्या है, ए सरफेस इन विच चार्ज इज इनक्लोज्ड। ठीक है, मान लीजिए Q आप चार्ज लेते हैं, तो एक सरफेस हमने बनाई जिसके अंदर ये चार्ज है, तो इस सरफेस को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है हमारे पास पहले से भी, ठीक है, लेकिन इसको यूज करके हम कुछ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनका आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड उनकी वजह से फाइंड कर सकते हैं। तो ये लॉ बहुत यूजफुल है, ठीक है, बहुत बेसिक फिजिकल लॉ है। तो जो गॉस लॉ है इज वैलिड, गॉस लॉ इज वैलिड फॉर क्लोज्ड सरफेसेस के लिए ये वैलिड है, एंड क्लोज्ड सरफेसेस के लिए वैलिड होगा, एंड फॉर एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, किसी भी जनरल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा भी, उनके लिए गॉस लॉ वैलिड है। ठीक है, यूजफुल कहां है, यूजफुल सबसे ज्यादा है जब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, एक रेगुलर हम शेप कंसिडर करते हैं,
तो उसमें ये ज्यादा यूजफुल हो जाता है गॉस लॉ। ठीक है, तो गॉस लॉ जो है वो यूजफुल है फॉर ए यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड जो है आपका एक रेगुलर शेप अगर हम कंसिडर करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। देखते हैं आगे चल के फिर। अब देखिए ये जो है इस गॉस लॉ को हम इस phi इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा है। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखें हम तो हमने इस तरह से भी लिख रखा है ई डॉट डी ए क्लोज्ड सरफेस का। ठीक है, ई डॉट डी ए को इंटीग्रेट कर देते हैं इज इक्वल टू इसके इक्वल होगा क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन ये वाला हम तभी अप्लाई करेंगे व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी तब हम ये फॉर्मूला ये वाला जो है वो अप्लाई करेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी। ठीक है, अब मान लीजिए सरफेस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा अलग अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बदल रही है तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। इसके बारे में पिछले लेक्चर में भी काफी बात हुई थी, तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से जाके देख सकते हैं। तो ये होता है बेसिकली गॉस लॉ। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि हमें इस तरह से एक कोई सरफेस दे दी जाए। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस है, कुछ चार्जेस हमें दिए गए हैं Q1, Q2, Q3। ठीक है ना, इस तरह से चार्जेस दिए गए हैं। तो देखिए आप जो गॉस लॉ यूज करेंगे वो Q इनक्लोज्ड के लिए यूज करेंगे, यानी कि जो आपका फ्लक्स होगा इस सरफेस से वो Q इनक्लोज्ड यानी Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। इस चार्ज को नहीं कंसीडर करेंगे। अब आप अगर देखें तो ये जो गॉस लॉ है एक्चुअली इसको हम इस तरह से भी लिख रहे हैं कि phi इज इक्वल टू ई डॉट ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एंड Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो इन दोनों चार्ज की वजह से तो होगी ही, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें इस चार्ज की वजह से भी होगी। ठीक है, इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हम केवल यही चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखें अगर इस चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो कुछ इस तरह से, जैसे मान लीजिए ऐसे निकल रही, इस चार्ज की वजह से इस तरह से निकल रही आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस चार्ज की वजह से भी ऐसे ही निकलेंगी। ठीक है ना, लेकिन अगर आप देखिए जो बाहर वाला चार्ज आप कंसीडर कर रहे हो Q3, ठीक है ना, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो सकता है, लेकिन अगर आप देखो तो इससे जो फील्ड लाइन एंटर करेंगी वही फील्ड लाइन निकल जाएंगी कि नहीं। इसकी चर्चा पिछले लेक्चर में की थी हमने, जितनी फील्ड लाइन एंटर की उतनी निकल गई, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है ना, इसीलिए जो बाहर चार्ज होगा इस सरफेस के उसकी वजह से फ्लक्स हम नहीं कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसको हम Q इनक्लोज्ड में नहीं इंक्लूड करेंगे। जो सरफेस के अंदर हैं उन्हीं चार्जेस के लिए हम Q इनक्लोज्ड लिखेंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है हमें। अब देखिए जैसे कि यहां पर अगर मान लीजिए केवल Q3 चार्ज है, इसको नहीं कंसीडर कर रहे हैं, इसको देखिए, अगर केवल Q3 चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है लेकिन नेट फ्लक्स 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है लेकिन नेट फ्लक्स 0 है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जरूरी नहीं कि नेट फ्लक्स होगा क्लोज सरफेस से। ठीक है, जैसे कि हम ये डेरिवेशन भी कर चुके हैं, मतलब एक क्यूब रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, एक क्यूब है सपोज दैट, इससे होकर के टोटल फ्लक्स निकाला था, 0 आया कि नहीं, टोटल फ्लक्स 0, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जरूरी नहीं कि टोटल फ्लक्स भी पास होगा, यानी कि टोटल फ्लक्स की भी वैल्यू आएगी क्लोज सरफेस से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन फ्लक्स नहीं है, टोटल फ्लक्स 0 है।
ठीक है। इसी तरह से अगर फ्लक्स जीरो है, अगर फ्लक्स जीरो है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मे और मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो। आपने देखा जैसे इसके केस में जीरो है, ठीक है। अगर ये चार्ज अंदर रखा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और फ्लक्स भी है, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है देन फ्लक्स जीरो ही होगा, ठीक है। फ्लक्स जीरो है तो ई जीरो, जरूरी नहीं कि ई जीरो है कि नहीं है, ई हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर ई जीरो है तो फ्लक्स जीरो होगा ही, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देखिए जो गॉस लॉ है वो एक बेसिक लॉ है, लेकिन उसके पहले कूलम्स लॉ आ चुका था, ठीक है। कूलम्स लॉ आ चुका था तो कूलम्स लॉ से ही हम गॉस लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम गॉस लॉ को कूलम्स लॉ से डिराइव करते हैं। देखिए पहले गॉस लॉ को कूलम्स लॉ यूज करके डिराइव करते हैं, फिर कूलम्स लॉ को गॉस लॉ यूज करके डिराइव करते हैं। तो गॉस लॉ बाय कूलम्स लॉ, गॉस लॉ बाय कूलम्स लॉ। इसके लिए हमने क्या किया, मान लीजिए कि एक चार्ज Q है, एक स्फीयर कंसीडर कर लीजिए, इसके अंदर चार्ज Q है, ठीक है। और इस पॉइंट पर हमें किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब देखिए वैसे तो सब यूनिफॉर्म ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, मतलब इसकी वजह से यहां पर सब जगह पर एक ही जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लेते हैं इसकी रेडियस है r। अब अगर हम फ्लक्स देखें तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, यानी कि ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। तो आप देखिए कोई भी डी ए एरिया आपने कंसीडर किया यहां पर, ठीक है। डी ए एरिया, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ हुआ, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर ही की तरफ हुआ, दोनों के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री का। तो ये क्या आ गया, फ्लक्स ओवरऑल आप देखें तो आ गया ई ए, ई डी ए, ठीक है ना, cos 0 की वैल्यू 1। और टोटल एरिया क्या हो जाएगा इसका, 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए अब ये तो हमने इस तरह से कैलकुलेट किया कि E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। कूलम्स लॉ से देखें इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना होगा, कूलम्स लॉ की वजह से इससे r डिस्टेंस पर, r रेडियस है तो r डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, कूलम्स लॉ से होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, फ्लक्स आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, और वोल्ट मीटर भी होता है। समझ में आ गई बात ये। तो इस तरह से हमने क्या किया है, गॉस लॉ को कूलम्स लॉ से डिराइव किया है। अब हम कूलम्स लॉ को गॉस लॉ से डिराइव करते हैं, ठीक है, कूलम्स लॉ को गॉस लॉ यूज करके डिराइव करते हैं। डिराइव करना मतलब हम एक तरह से गॉस लॉ को यूज करके कूलम्स लॉ तक पहुंचेंगे। तो कूलम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो गॉस थ्योरम या गॉस लॉ को यूज करके कूलम्स लॉ की बात करते हैं। देखिए मान लीजिए कि हमने फिर से वैसे एक चार्ज कंसीडर किया, ठीक है, यहां पर हमने पहले एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया और कहा कि ये एरिया डी ए है, इधर की तरफ हो गई डायरेक्शन इसकी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होगा एक ही डायरेक्शन में, ये रेडियस है इसकी आर, ठीक है, रेडियस है आर। अब देखिए
अगर हम फ्लक्स निकालें, अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी ए, यानी कि ई डी ए कॉस थीटा। थीटा कितना है यहां पर 0, तो फ्लक्स कितना आ गया ई डी ए, यानी कि ई इंटू 4 पाई r²। एरिया, पूरा एरिया कंसिडर कर लेंगे इस क्लोज सरफेस का, तो क्या हो जाएगा 4 पाई r² डी ए ऐसे सारे एलिमेंट को ऐड करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे 0 to a। तो देखिए कितना आया ये e इंटू 4 पाई r²। अब भाई गॉस लॉ को यूज किया हमने, जैसे पहले कूलम्स लॉ को यूज किया था इसके पहले, अब गॉस लॉ को यूज किया। भाई गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज इसके अंदर कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों फ्लक्स ही तो हैं, तो इनको इक्वेट करें तो E इंटू 4 पाई r² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यहां से E क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r²। ठीक है, 4 पाई r² को इधर भेज दिया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पता चल गया। अगर हम यहां पर कोई चार्ज Q0 प्लेस कर देते हैं, सरफेस पर ही इसकी कोई चार्ज Q0 प्लेस कर देते हैं, तो फोर्स ऑन Q0 कितना हो गया, फोर्स ऑन चार्ज Q0। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल चुकी है, ये है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू QE, ठीक है ना। तो Q0 चार्ज Q0 है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, तो Q0 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से फाइंड कर चुके हैं, यहां पुट कर दीजिए कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r²। मतलब हम इसको ये भी लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू Q0 अपॉन r²। ये कूलम्स लॉ है। अब देखिए यहां से एक पॉइंट और हमें मिला क्या, कि अगर हम गॉस लॉ को यूज करके कूलम्स लॉ प्रूव कर रहे हैं या कूलम्स लॉ को यूज करके गॉस लॉ प्रूव कर रहे हैं, अच्छा दोनों जो कूलम्स लॉ है वो एक्चुअली क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब गॉस लॉ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो यहां पर क्या पता चलेगा, गॉस लॉ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये हो गया कूलम्स लॉ बाय यूजिंग गॉस लॉ। अब देखते हैं एक दो क्वेश्चंस, उसके बाद इसके एप्लीकेशंस पर चलेंगे। देखिए जैसे कि हमें एक क्यूब दिया गया है, एक क्यूब दिया गया है, और इस क्यूब के अंदर चार्ज है Q। ठीक, इसके अंदर कोई चार्ज Q दे दिया गया है, तो इससे होकर के फ्लक्स कितना होगा, आप जानते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कोई शेप साइज इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब जो फ्लक्स है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, जो फ्लक्स है वो शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है। तो एक पॉइंट ये भी हो गया कि वैलिड फॉर एनी शेप और साइज, शेप और साइज, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप और साइज ऑफ द सरफेस। ठीक है ना, तो शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता। अभी आप 1 सेंटीमीटर की ले रहे हैं साइड इसकी, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा। 2 सेंटीमीटर की साइड वाला अगर क्यूब ले लेंगे, 2 सेंटीमीटर एज वाला, उसमें भी फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। क्यों, क्योंकि आप देखो सर,
आपने मान लो स्फीयर कंसीडर किया और यहां पर देखिए फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब काउंट टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, पिछले टॉपिक पे पढ़ा। अब देखिए आप ये साइज बड़ा कर दो तब भी उतनी फील्ड लाइंस तो पास होंगी, जितनी निकल रही है उतनी ही तो पास होंगी ना, ठीक है ना। तो चार्ज पर डिपेंड कर रहा है फ्लक्स, इसके साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखिए तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिंपल सा आंसर हो गया। आपसे कहते हैं कि एक सरफेस से, केवल इस सरफेस से होकर के फ्लक्स बताइए, ठीक है, केवल इस सरफेस से होकर के फ्लक्स बताइए। तो इसमें कितनी सरफेसेस हैं, क्यूब में कितनी सरफेस है, 6 सरफेस है। तो अगर 6 सरफेस से टोटल क्यूब से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है तो एक सरफेस से कितना हो जाएगा, 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फ्लक्स फ्रॉम द थ्रू द क्यूब इतना हो गया, और फ्लक्स थ्रू वन सरफेस, ठीक है, कितना हो गया 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन एक देखते हैं। एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, हेमिस्फीयर है और यहां पर चार्ज क्यों रख दिया गया, इस वाली जो सर्कुलर सरफेस है इसकी प्लेन सरफेस, इसके ऊपर चार्ज रख दिया गया है क्यों, ठीक है ना। अब क्या होगा, इसकी वजह से फ्लक्स बताइए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो गॉस लॉ लगाने के लिए क्लोज सरफेस कंसीडर करनी पड़ती है। तो अगर हम देखिए इसको अगर हम कंप्लीट करें, मतलब अगर स्फीयर इसको कंप्लीट करें गॉसियन सरफेस, यहां पर चार्ज क्यों था पहले, ठीक है ना, ये हमने इधर भी ऐसी सरफेस कंसीडर की। तो इस सरफेस से होकर के टोटल फ्लक्स कितना होगा, इसमें देखिए इस सरफेस से होकर के टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब जब पूरा स्फीयर है तो उससे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स है, तो जब आधा ही बचेगा, ठीक है ना, आधा ही बचेगा, पूरी फील्ड लाइंस आपने कंसीडर किया तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अब केवल आधे पोर्शन की कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस तरह से यानी कि हेमिस्फीयर की अगर यहां सरफेस पर रखा हुआ है तो हम पहले तो एक क्लोज सरफेस कंसीडर करेंगे, एक सिमेट्रिकल सरफेस होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हम फ्लक्स निकालेंगे तो हम बताएंगे पूरे की वजह से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो इस आधे की वजह से कितना हो जाएगा, हाफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से मान लीजिए किसी क्यूब के एक वर्टेक्स पर रख दिया गया, किसी कॉर्नर पर चार्ज रख दिया जाए। आप एज्यूम करें, ठीक है, थोड़ा सा एज्यूम करें कि एक क्यूब है और उसके कॉर्नर पर एक चार्ज रखा गया, ठीक है। जैसे एक क्यूब दिया गया हमें, ये क्यूब है और इसके एक कॉर्नर पर, मान लीजिए इस कॉर्नर पर यहां पर चार्ज रखा गया, इस कॉर्नर पर, ठीक है ना। तो क्या होगा, फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी, बाहर वाली तो नहीं गई लेकिन ये वाली सब जाएंगी कि नहीं इससे होकर के, यानी फ्लक्स होगा। लेकिन अगर आप देखें तो गॉसियन सरफेस अगर हम जो कंसीडर करेंगे उसके अंदर अभी चार्ज नहीं है, इस क्यूब के अंदर नहीं है, कॉर्नर पर है। तो हमें क्या करना चाहिए, एक ऐसी ही गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी चाहिए, ठीक है, जो सिमेट्रिकल हो, जिसके अंदर चार्ज हो, चार्ज इनक्लोज हो जाए उसके अंदर, ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे हम, अगर हम एक क्यूब इधर सामने लगाएं, एक क्यूब इधर इसके सामने, एक इसके बगल में, और 4 क्यूब ऊपर की तरफ लगाएं, ध्यान समझिएगा। एक क्यूब इसके बगल में लगाया हमने, यानी कि आप ऐसे एज्यूम करें ये क्यूब था, यहां पर चार्ज है, तो एक क्यूब इसके बगल में लगा दिया हमने, ऊपर वाली सरफेस पर है ना चार्ज, ठीक है, और इनके ऊपर भी एक एक क्यूब और लगा दिए। तो अगर आप अब देखो तो कैसा होगा, कुछ सिस्टम ऐसा होगा कि 4 क्यूब रखे हुए हैं, ठीक है, और उनके सेंटर में ऊपर की तरफ, ऊपर वाली सरफेस में सेंटर पर चार्ज आ गया कि नहीं,
ठीक है, एक क्यूब है उसके कॉर्नर पर है, इसके बगल में एक लगाया, इसके सामने एक लगाया, जो लगाया है ये वाला इसके सामने, और इसके भी सामने एक क्यूब लगाया। तो देखिए जो नीचे 4 क्यूब लगे हैं, ठीक है, ये जो चारों क्यूब हैं इनके सेंटर में एक सरफेस पर ऊपर वाली आ गया कि नहीं चार्ज। अब देखिए नीचे का तो हो गया, ऊपर भी वैसे ही उन चारों क्यूब के ऊपर एक एक क्यूब रख दिया जाए, ठीक है ना, उन चारों क्यूब के ऊपर भी एक एक क्यूब रख दिया गया। एज्यूम करिए इसको थोड़ा सा, इसके चारों के ऊपर भी एक एक क्यूब रख दिया गया, तो टोटल जो 8 क्यूब हमने रखे उसके बिल्कुल सेंटर में चार्ज आ चुका है कि नहीं, ठीक है ना, बात समझ में। एक क्यूब, उसके बगल में एक क्यूब, सामने एक क्यूब, फिर इधर एक क्यूब ऊपर, एक क्यूब इसके ऊपर, एक इसके, एक। तो इस तरह से क्या हुआ, 8 क्यूब जब आपने कंसीडर किए तो बिल्कुल बीच में चार्ज आ चुका है। अब उन 8 क्यूब से होकर के 8 क्यूब मतलब एक बड़ा क्यूब, 8 क्यूब को मिला करके एक बड़ा क्यूब बन गया। गॉस लॉ क्या कहता है कि उससे होकर के फ्लक्स कितना जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 8 क्यूब से अगर फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट जाएगा तो एक क्यूब से कितना जाएगा, 1/8 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया, ठीक है। 8 क्यूब जब हमने कंसीडर कर लिए इसके चारों तरफ और क्यूब कंसीडर किए तो टोटल 8 क्यूब हो गए। ये तो था ही 7 क्यूब और हमने लगाए, 3 नीचे 4 ऊपर और एक्स्ट्रा लगाए, तो टोटल 8 क्यूब के बीच में वो चार्ज आ चुका है। अब टोटल फ्लक्स 8 क्यूब से कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब से कितना हो जाएगा, 1/8 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस तरह से अब मान लीजिए कि यहां पर रख दिया जाए, यहां पर नहीं, अब की बार यहां पर चार्ज को रखा गया, ठीक है। यहां पर जब चार्ज को रखोगे तो हमें ऐसे क्यूब्स कंसीडर करने हैं, इतने नंबर ऑफ क्यूब्स कंसीडर करने हैं कि चार्ज उनके बिल्कुल मिडिल में आ जाए, हर जगह से सिमेट्री एक जैसी हो जाए, ठीक है। तो जितने भी क्यूब रखने पड़ेंगे, ठीक है, मान लीजिए एक्स क्यूब रखने पड़े तो उन एक्स क्यूब से कितना फ्लक्स होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब से कितना हो जाएगा, 1/x क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब अगर इस क्यूब के इस पॉइंट पर रखा गया है चार्ज, इस सरफेस पर चिपका दिया गया है बीच में यहां पर, ठीक है, तो इस क्यूब से होकर कितना फ्लक्स होगा ये आप सॉल्व करना और कमेंट में मुझे बताना कि कितना आंसर आया है आपका, ठीक है। अब देखिए एप्लीकेशंस करते हैं इसके, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो एप्लीकेशन क्या है, हमें डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले करके, यानी कि जो हम कर चुके हैं कूलम्स लॉ को यूज करके, एक इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर, ठीक है ना, तो उसको अब हम गॉस लॉ से कैसे करेंगे। देखिए गॉस लॉ से बहुत इजी हो जाएगा वो। तो हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ठीक है ना। यूनिफॉर्मली चार्ज वायर हमने कंसीडर किया है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताना है। मान लीजिए कि इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग है ये। तो इस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, इससे r डिस्टेंस पर है मान लीजिए ये पॉइंट, ठीक है। तो अगर आप देखिए तो वायर जो है वो सिलिंड्रिकल शेप में है, ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप में है वायर। तो हम क्या करेंगे, हम इसके चारों ओर एक ऐसी ही गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। कंसीडर कर लो, तो देखिए यहां पर हमने ये एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया सिलिंड्रिकल, ऐसे ही r रेडियस की हमने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया, ठीक है।
r रेडियस की ही एक गॉसियन सरफेस हमने ऐसे कंसीडर कर लिया। यहाँ पर पॉइंट P है और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, मान लेते हैं इसको चार्ज दिया गया है Q और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, लैम्डा कूलम पर मीटर। जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा कूलम पर मीटर, चार्ज दिया गया है Q इसको। तो देखिए इस पॉइंट पर अगर हम एक छोटा सा एरिया कंसीडर करें, ठीक है, इस पॉइंट पर अगर हम एक छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं तो यहां पर एरिया वेक्टर हो गया बाहर की तरफ, डी एरिया कंसीडर किया, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया इधर की तरफ, ठीक है। इस वाली सरफेस पर देखें जो ये प्लेन वाली सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इधर की तरफ, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड इधर की तरफ हो गया, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसी तरह यहाँ पर देखिए ये पॉइंट आप मान लीजिए कंसिडर करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, एरिया वेक्टर इस प्लेन सरफेस पर वर्टिकली आउटवर्ड यानी नीचे की तरफ हो गया डी, एंगल हो गया 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 सरफेसेस मान लीजिए कंसिडर कर लिया है, ये हो गई फर्स्ट सरफेस, ये हो गई सेकेंड सरफेस और ये हो गई थर्ड सरफेस। तीनों सरफेस की वजह से फ्लक्स निकाल लेते हैं, यानी कि जो फ्लक्स हुआ वो बेसिकली क्या हुआ, E डॉट डी ए, ठीक है, ये पूरा सरफेस की वजह से, पूरे सरफेस एरिया की वजह से। तो इसको 3 पार्ट में हम लिख सकते हैं, क्या, पहला पहले की वजह से E डॉट डी ए, दूसरे की वजह से E डॉट डी ए और फिर तीसरे की वजह से। तो देखिए पहली वाली में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या हुआ, ये ई डी ए कॉस 0। दूसरी वाली में क्या हुआ, ई डी ए कॉस 90। तीसरी वाली में ई डी ए कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, यानी कि क्या आ गया, ई डी ए प्लस 0 प्लस 0। अब ये पहली सरफेस का ये जो कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है, ये हो जाएगा पूरा, यानी कि E इंटू कितना हो जाएगा ये, अगर ये लेंथ हम L कंसीडर कर लें, अभी लेंथ हट जाएगी फॉर्मूले से, अगर हम ये लेंथ कंसीडर कर लें L तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एल। जो कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो क्या होता है, 2 पाई आर एच, एच हाइट, यहाँ पर L हाइट है, तो 2 पाई आर एल। देखिए फ्लक्स ये हमने फाइंड किया, अभी हमने गॉस लॉ को यूज नहीं किया है, क्लोज्ड सरफेस मानी है तभी गॉस लॉ यूज कर सकते हैं। तो एक तो फ्लक्स ये आ गया हमारे पास। अब बाय यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ जो है वो क्या कहता है कि जो फ्लक्स है इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। जो फ्लक्स है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, इस पे जितना चार्ज होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों फ्लक्स को हम इक्वेट कर सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से देखिए यहां पर है 2 पाई आर एल ई इंटू 2 पाई आर एल, यहां पर है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर एल, ठीक है ना। अब देखिए चार्ज तो पूरे पर है ना, चार्ज तो पूरे पर क्यू मान रखा है, लेंथ L मान रखी है, बात इनफाइनाइट वायर की कर रहे हैं। तो देखिए क्या करना चाहिए हमें, अब हम जानते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, तो क्यू अपॉन एल की जगह पर लैम्डा लिख दिया, तो लेंथ और चार्ज की बजाय हम डेंसिटी के टर्म में आंसर दे दे 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। और जब कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया है तो उसके भी एक पार्ट में यही फॉर्मूला डिराइव किया था दूसरी तरीके से, कूलम्स लॉ को यूज करके। गॉस लॉ से आसान हो गया है, ठीक है। इसी को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं,
E इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। बाहर की तरफ होगा पॉजिटिव चार्ज है तो। ठीक, इसका ग्राफ देखें अगर तो देखिए जैसे जैसे आर बढ़ रहा है ई घटेगा, मतलब ई और आर में क्या ग्राफ हो गया, ई आर डिक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और कहां तक होगा, इनफाइनाइट तक होगा। ठीक है, इस तरह से किसी यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम गॉस लॉ को यूज करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा एप्लीकेशंस देख। तो दूसरा एप्लीकेशन में हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन प्लेन शीट। एक पतली प्लेन शीट हम कंसीडर करेंगे। ठीक, पतली प्लेन शीट कंसीडर करेंगे और उसकी वजह से किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो देखिए जैसे ये पतली प्लेन शीट है, इनफाइनाइट है इसका एरिया। ठीक है, पतली प्लेन शीट है, एरिया इनफाइनाइट है और इसको क्यू चार्ज दिया गया है। ठीक, पॉजिटिव चार्ज क्यू इस तरह से। अब हमने क्या किया, हमने इसका छोटा सा एक एरिया कंसीडर किया इस तरह से, ये डीए। ठीक है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। देखिए थिन शीट है, थिन शीट है तो क्या होगा कि जैसे ये वाला चार्ज अगर ये डी क्यू हो या कुछ भी हो, ठीक है ना, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा और इधर भी होगा। ठीक है, मतलब आप यहां डीए एरिया कंसीडर करोगे अगर, तो इधर भी डीए एरिया कंसीडर करोगे। ठीक है ना, मतलब क्या होगा, कुछ ऐसा एक सिलिंड्रिकल सरफेस बन जाएगी, क्योंकि इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर भी होगा और इधर भी होगा। थिन शीट है, इतने एरिया में जो चार्ज है ना, इस एरिया में उसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा इधर भी होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब अगर देखें तो एरिया इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। यहां पर देखिए पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इधर भी एरिया इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। ठीक है ना, एरिया इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। अब टोटल फ्लक्स आप निकालोगे तो फ्लक्स होगा क्या सर, एक तो ई डी ए इधर का, ई डी ए लेफ्ट वाली साइड का, प्लस ई डी ए राइट वाली साइड का। भाई देखिए दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, इधर भी तो ई डी ए कॉस 0, इधर भी ई डी ए कॉस 0, तो ई डी ए ये आ जाएगा कि नहीं, लेफ्ट का और राइट का। यानी कि टोटल अगर आप देखो तो कितना आया, 2E डी ए आ गया कि नहीं। लेफ्ट में भी एरिया डी ए, राइट में भी एरिया डी ए, 2E डी आ गया। अब टोटल एरिया अगर ए होता तो क्या आ जाता, 2EA। ठीक है ना, 2EA आ गया। अब देखिए बाय गॉस लॉ, गॉस लॉ को यूज करते हैं। गॉस लॉ क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं हम, 2EA इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट
यानी कि E इज इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E। ठीक है ना। अब देखिए प्लेन शीट है तो इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसीडर कर लेते हैं कि प्लस सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन ए, यानी कि Q अपॉन ए को सिग्मा लिख दें तो E इज इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये एक प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला है बाय यूजिंग गॉस लॉ। ठीक, अब थर्ड एप्लीकेशन करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a charged spherical cell। एक चार्ज्ड स्फेरिकल सेल है, ठीक है, उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। मान लीजिए ये चार्ज्ड स्फेरिकल सेल है, हॉलो स्फीयर एक तरह से, तो चार्ज स्फेरिकल सेल है, हॉलो स्फीयर कंसिडर करेंगे दिमाग में आप। ठीक है, इसके बाहर किसी पॉइंट पर, अंदर किसी पॉइंट पर, इसकी सरफेस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमें बताना है। ठीक है, चार्ज इसको दिया है Q और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, सरफेस पर ही चार्ज होगा। ये चार्ज आप चाहे यहां कंसीडर करो या अगर आप अंदर भी दोगे तो चार्ज सरफेस पर ही आ जाएगा। ठीक है ना, इसकी रेडियस है R। ठीक, हम पहले किसी बाहर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, फिर इसके अंदर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपने यहां से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसीडर किया P और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हम ऐसा ये गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे जिस पर ये पॉइंट आए। जैसे सिलेंडर में एक ऐसा ही गॉसियन सरफेस कंसीडर किया था, ठीक है, जिस पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की वो पॉइंट उसी सरफेस पर आ जाए, वैसे यहां पर भी हमें एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना। अब इस बॉडी के सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करें तो देखिए स्फीयर है, उसके बाहर R डिस्टेंस पर, तो उसके चारों ओर जो सरफेस होगा सिमेट्रिकल इसके वो भी स्फीयर ही होगा। यानी कि ये R स्मॉल r रेडियस का एक स्फीयर जो है ये गॉसियन सरफेस हो जाएगा इस स्फेरिकल सेल की वजह से बाहर इसके किसी पॉइंट पर। ठीक है ना, तो इस R रेडियस के स्फेरिकल सेल से होकर के फ्लक्स निकालेंगे और फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर देंगे। तो पहला पॉइंट, एट ए पॉइंट आउटसाइड द सेल। ठीक है, इस सेल के बाहर पॉइंट कौन सा कंसीडर किया हमने, P। अब देखिए अगर इसका हम एरिया कंसीडर कर लें dA, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा। ठीक है ना, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है तो वो भी बाहर की तरफ होगी। तो फ्लक्स क्या हुआ, फ्लक्स इज इक्वल टू ए क्लोज सरफेस EdA, यानी कि EdA cos थीटा। अब यहां पर cos थीटा, थीटा कितना है दोनों के बीच में, 0 डिग्री, cos 0 यानी कि कितना आ गया EdA। अब DA पूरा सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इस वाले स्फीयर का, इस वाले स्फीयर का कितना हो जाएगा 4 पाई R², R रेडियस का स्फीयर है। ठीक है, 4 पाई R² हो गया। अब बाई गॉस लॉ, बाई यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ को यूज करें। गॉस लॉ है phi इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
कितना आ गया ये E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। ठीक है, 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। इस तरह से हमने इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला डिराइव किया। ठीक है, अब देखिए अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखें, ठीक है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखें तो Q को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। एरिया कौन सा, जब आप सरफेस चार्ज डेंसिटी में कंसीडर करते हैं तो एरिया वो कंसीडर करते हैं जिस पर चार्ज है, ये वाला एरिया नहीं कंसीडर होगा, चार्ज इस वाले एरिया पर है केवल, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी। ठीक है, तो इसका एरिया होगा कितना 4πr², 4πr²। ठीक है, इसी के ऊपर चार्ज है केवल, यहां नहीं है चार्ज। तो देखो कितना आया ये, अब देखिए Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr² आ गया। अगर यहां वैल्यू पुट करें तो E इज इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन r²। तो 4π से 4π कैंसिल हो गया, E इज इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r² अपॉन r²। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये हो गया, एक ये भी हो गया। अब देखिए अगर सरफेस पर हमें निकालना हो, ठीक है, एट द सरफेस, दूसरा पॉइंट एट द सरफेस ऑफ सेल। एट द सरफेस ऑफ सेल, तो सेल की सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। देखिए हमने r डिस्टेंस पर निकाला है ना, अब की बार डिस्टेंस क्या कर दे कैपिटल R, यानी इसी फॉर्मूले में हम स्मॉल r की जगह पर अगर कैपिटल R लिख दें, यानी सरफेस पर क्या होगा स्मॉल r इज इक्वल टू कितनी डिस्टेंस के बराबर होगा कैपिटल R के। पहले स्मॉल r थी, अब डिस्टेंस इतनी कर दी तो डिस्टेंस किसके बराबर हो गई कैपिटल R के बराबर हो गई कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करें E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। ठीक है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखें तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r² अपॉन r², यानी कि E इज इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आ गया सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक, अब देखिए इंपॉर्टेंट, इसके अंदर कोई पॉइंट हमने P कंसीडर किया अगर, ठीक है ना, इसके अंदर कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं। एट ए पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, आप अंदर कोई पॉइंट अगर कंसीडर करते हो जी, तो आप क्या करोगे, इसे सिमेट्रिकल एक गॉसियन सरफेस बनाओगे, ठीक है ना, और इसके अंदर के चार्ज की बात करोगे। तो भाई जब ये सेल है, ठीक है, इसमें जो भी आप चार्ज दोगे वो अंदर तो रहेगा नहीं, सरफेस पर आ जाएगा कि नहीं। कोई भी आप चार्ज दोगे तो वो सरफेस पर ही तो आ जाएगा, अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा, अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक, यानी किसी कंडक्टर के अंदर जो खाली स्थान कर दीजिए, आप कैविटी कर दीजिए और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0, क्योंकि चार्ज जो है, ये जो चार्ज आप देते हो ना, क्यों ये पूरा का पूरा इसकी सरफेस पर आ गया, ये चार्ज पूरी सरफेस पर है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है,
तो इनसाइड द सेल Q इज इक्वल टू कितना है 0, यानी कि नेट चार्ज कितना है अंदर 0 है। और अगर नेट चार्ज 0 है तो गॉस लॉ के हिसाब से फ्लक्स कितना हुआ, फ्लक्स हुआ 0, ठीक है ना। यानी कि अगर हम फ्लक्स निकालें, फ्लक्स इज इक्वल टू, अगर हम इस तरह से निकालें तो ई ए यानी कि ई इंटू 4πr², जैसे बाकी सब में किया वैसे ये आर डिस्टेंस यहां पर आ गई। अब यहां से आर डिस्टेंस घट के इतनी हो गई है तो ई इंटू 4πr² हो गया। अब देखिए गॉस लॉ से क्या होता है भाई, गॉस लॉ फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप इन दोनों को इक्वेट करें, सिंस Q इज इक्वल टू 0 तो फ्लक्स इज इक्वल टू 0 हो गया कि नहीं। अगर ये वैल्यू यहां पर पुट करते हैं तो 0 इज इक्वल टू ई इंटू 4πr², मतलब E इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है, इनसाइड ए सेल नेट चार्ज इज 0 और नेट चार्ज 0 है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0 है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अब देखिए अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे बदल रहा है, तो आप क्या देखते हैं कि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0। उसके बाद जैसे ही सरफेस से बाहर जाते हैं फिर इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगता है। E इज इक्वल टू क्या आया 1/4πε0 Q/r² आया। जैसे से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, अंदर 0 है, यहां से दूर जाने पर घटेगा। यानी मैक्सिमम कहां पर है, इस सरफेस पर मैक्सिमम है, उसके अंदर 0 है और उसके आगे जाने पर घटता है, तो सरफेस पर ही तो मैक्सिमम हुआ। देखिए ग्राफ, इधर हमने E कंसीडर किया और इधर R। अब देखिए जैसे जैसे हम सरफेस से बाहर जाते हैं, यानी R इज इक्वल टू R का मतलब सरफेस पर आ गए, तो सरफेस पर है मैक्सिमम। जैसे जैसे उससे दूर जाएंगे, बाहर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, ठीक है ना। और उसके पहले R इज इक्वल टू 0 से लेकर के R इक्वल टू R तक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा 0। तो यहाँ तक है 0, उसके बाद मैक्सिमम और फिर ये घटने लगता है। समझ में आ गई बात, मतलब ये हो गया R इज ग्रेटर देन R के लिए। तो इस तरह से ये ग्राफ इसका बन गया, ठीक। तो स्फेरिकल सेल का हो गया। आज हमने देखा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, यानी कि एक लॉन्ग वायर की वजह से यूनिफॉर्मली चार्ज, एक थिन शीट की वजह से, ठीक है, और स्फेरिकल शेल की वजह से। तो आज हमने पढ़ा गॉस लॉ और उसके कुछ एप्लीकेशंस। अगले पार्ट में, अगली वीडियो में कुछ और एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहिए और चैनल देखते रहिए।